गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें, जिससे आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जैसे कि आपको पता है कि हमने 70 क्वेश्चंस तक डिस्कस कर लिए थे। आज हम 71 से स्टार्ट करेंगे। हम पीडिया के मौसमी के क्वेश्चंस जो हैं डिस्कस कर रहे हैं और हम कंप्लीटली मौसमी के जितने भी 325 क्वेश्चंस हैं उनको सारों को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन, ए नर्स हु इज केयरिंग फॉर इन्फेंट विद क्लैप्ट लिप इज कंसर्न अबाउट प्रिवेंटिंग एन इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने की बात हो रही है यहाँ पर। तो क्लैप लिप इसके अंदर बच्चे के अंदर है। कंसर्न अबाउट प्रिवेंटिंग एन इन्फेक्शन, वो इन्फेक्शन के लिए कंसर्न है कि उसे किस तरीके से क्लैप लिप वाले बच्चे के अंदर इन्फेक्शन को प्रिवेंट किया जा सकता है। वाई डज द क्लैप लिप प्रिडिस्पोज द इन्फेंट टू इन्फेक्शन, कैसे, वाई, क्यों जो है क्लैप लिप जो है बच्चे को प्रिडिस्पोज करता है किसके लिए, इन्फेक्शन के लिए। समझो क्वेश्चन को। एक नर्स है जो कि केयरिंग कर रही है, एक ऐसे इन्फेंट की केयर कर रही है जिसके अंदर जो समस्या है वो कौन सी समस्या है बेटा, क्लैफ्ट लिप की समस्या है। उसके अंदर लिप जो है अच्छे से नहीं बनाए, क्लैफ्ट लिप है। ये तुम सब जानते हो क्लैफ्ट लिप क्या है, क्लैफ्ट पैलेट क्या है, और मैं इसको क्लास में भी डिस्कस कर चुका हूं। तो ये बच्चा जो है इन्फेक्शन के लिए कैसे प्रिडिस्पोज है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बेस्ट प्रोडक्ट एक्यूमुलेट अलोंग द डिफेक्ट, कि बेस्ट प्रोडक्ट जो है वो डिफेक्ट के साथ में जमा हो जाते हैं, नहीं। देयर इज एन इनएडिक्वेट सर्कुलेशन इन द डिफेक्टिव एरिया, सर्कुलेशन भी बेटा डिफेक्ट नहीं होता, वहां पर सर्कुलेशन प्रॉपर मात्रा में हो रहा होता है। न्यूट्रिशन इज इनएडिक्वेट बिकॉज ऑफ द इनइफेक्टिव फीडिंग, कि इनइफेक्टिव फीडिंग की वजह से न्यूट्रिशन डिफेक्ट होता है। न्यूट्रिशन की भी दिक्कत नहीं होती है, नॉर्मली हम फीडिंग बच्चे को करवाते हैं और अल्टरनेट मेथड लेते हैं, ड्रॉपर वगैरह जो है सॉफ्ट जो ड्रॉपर वगैरह होता है उससे हम देते हैं। या माउथ ब्रीथिंग ड्राइज द ओरोफेरिंजियल म्यूकस मेम्ब्रेन। देखो बेटा, कई बार क्या होता है जब हमारे लिप में जब दिक्कत होती है तो वहां से सांस जाता है, और जब वहां से सांस जाता है तो मुंह से सांस लेते हो तो तुम्हें पता है कि माउथ के जो सिक्रीशंस हैं वो ड्राई हो जाते हैं, और माउथ के सिक्रीशन अगर ड्राई होते हैं तो हमारी स्किन कटने फटने लगेगी, और अगर स्किन कटने फटने लगेगी तो वो जो है इन्फेक्शन के लिए क्या हो जाएगी, प्रोन हो जाएगी। तो यहां पर जो रीजन है कि क्लैप्ट लिप वाले बच्चे के अंदर इन्फेक्शन के चांसेस क्यों होते हैं, तो क्लैप्ट लिप वाले बच्चे के अंदर जो इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं वो इसलिए होते हैं कि वो बच्चा जो है माउथ ब्रीथिंग करने लगता है, और उसकी वजह से जो हमारे ओरोफेरिंजियल जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाती है, ड्राई हो जाती है, और ड्राई होने की वजह से कटने लगती है और वहां पर इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बढ़िया आंसर जो हो सकता है आपका आंसर नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है क्वेश्चन नंबर 72 क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट डज ए नर्स यूज टू फीड एन इन्फेंट बोर्न विथ ए यूनिलैटरल क्लैप लिप एंड प्लेट। मतलब एक बच्चा है जो कि कैसा जन्मा है जिसके अंदर यूनिलैटरल, मतलब एक साइड का लिप जो है उसमें क्लैप्ट है और पैलेट में भी दरार है, तो उस बच्चे को कैसे फीड कराएं, प्लास्टिक स्पून से, या फिर क्रॉस कट निपल से, या पेरेंटल इन्फ्यूजन दें, या रबर टिप्ड सिरिंज दें। बेटा प्लास्टिक स्पून से नहीं कराना है, वो प्लास्टिक ऐसा होना चाहिए, वो सॉफ्ट वाला होना चाहिए, रबर होना चाहिए, आगे समझ रहे हो ना। तो रबर टिप्ड सिरिंज से हमें करना है। ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कल परसों वाली क्लास में, तो प्लीज याद रखें। तो क्योंकि बच्चे जो है प्लास्टिक स्पून करेंगे, अरे बेटा हार्ड चीज कुछ भी नहीं होना चाहिए, अगर हार्ड प्लास्टिक स्पून भी है तो वो भी यूज नहीं करना है, स्टील का स्पून है कुछ भी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, अगर ये चीजें यूज करेंगे तो वहां पर इंजरी होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो हमें क्या करना है, रबर टिप्ड जो सिरिंज है उसका इस्तेमाल करना है बच्चे के अंदर। तो बढ़िया आंसर आपका आंसर नंबर 4 हो सकता है। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत रहती है तुरंत कॉन्टेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 73। ए पेरेंट ऑफ 11 मंथ ओल्ड इन्फेंट हु हैज क्लैफ्ट पैलेट, एक बच्चा है 11 महीने का बच्चा है तो उसके अंदर क्लैफ्ट प्लेट है, और उसके घर वाले जो आपसे पूछ रहे हैं, आस्क द नर्स व्हाई इट इज रिकमेंडेड, उसके घर वाले क्या पूछ रहे हैं, ये क्यों रिकमेंडेड किया जाता है दैट क्लोजर ऑफ द पैलेट शुड बी डन बिफोर द एज ऑफ द 2 ईयर, कि 2 साल से बच्चे का जो है पहले हम पैलेट को क्या करते हैं, रिपेयर करते हैं। हाउ शुड द नर्स रेस्पॉन्ड, हमें पता है बेटा जब बच्चे के अंदर दिक्कत होती थी तो तुम सुन लो हमने क्या बात की थी, वहां पर जब क्लैप लिप और क्लैप पैलेट होती थी तो वहां पर डेंटल और हमने स्पीच थेरेपिस्ट की बात की थी। हमारे दांत जो है 6 महीने से पहले आ जाते हैं, इस 6 महीने में आ जाते हैं, इसलिए हमें क्या करना पड़ता था, क्लैप लिप का जो रिपेयर करना था वो 3 से 6 मंथ में करना था, और स्पीच जो डेवलपमेंट है वो 2 ईयर से पहले इसलिए करना है, हमने देखा था कि वहां स्पीच ना गड़बड़ हो जाए। आफ्टर इस 2 ईयर सर्जरी इज फ्राइटनिंग एंड शुड बी अवॉइडेड इफ पॉसिबल, नहीं फ्राइटनिंग मतलब कि डरावनी होती है 2 साल के बाद में सर्जरी, ऐसा कुछ भी नहीं है।
इरप्शन ऑफ द 2 ईयर मोलर, मोलर बोलर इनसे कोई लेना देना नहीं है। दांत का जो इरप्शन है वो तो हमारे 6 मंथ में स्टार्ट हो जाता है। एज यूर चाइल्ड गेट ओल्डर द पैलेट गेट वाइडर एंड मोर डिफिकल्ट टू रिपेयर, कि तुम्हारा जो बच्चा जो है बड़ा होगा तो उसका जो पैलेट है वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, वाइडर हो जाएगा, इस वजह से कोई दिक्कत है। या सर्जरी शुड बी परफॉर्म बिफोर द चाइल्ड स्टार्ट टू यूज फॉल्टी स्पीच पैटर्न, कि बच्चा जो है जब तक अगर फॉल्टी मतलब कि एक गलत तरीके से स्पीच करना सीखे, अच्छे से बोलना ना सीखे और गलत तरीके से सीखे, उससे पहले कर दो। मतलब इसका मतलब है स्पीच डेवलपमेंट जो हो बच्चे के अंदर, बढ़िया से बोलना सीखे, उससे पहले बच्चे के अंदर हम क्या कर देते हैं, सर्जरी कर देते हैं। हमें पता है लैंग्वेज डेवलपमेंट हमने पढ़ा हुआ है, और लैंग्वेज डेवलपमेंट हमने पढ़ा है तो हमें पता है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट में जब बच्चा अच्छे से बोलना सीखे, जब सेंटेंस वगैरह बोलना सीखे, उससे पहले उसके अंदर करेक्शन ऑफ द प्लेट जो है उसका हमें करेक्शन कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा अच्छे से। और बढ़िया आंसर क्या हो सकता है बेटा, स्पीच डेवलपमेंट को ठीक करने के लिए उसके अंदर हमें सर्जरी करनी होती है बिफोर जो है 2 ईयर या 24 मंथ्स। अगला क्वेश्चन आपका आता है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 74। एन इन्फेंट हैज ए क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट एंड इज एडमिटेड टू हॉस्पिटल फॉर सर्जिकल रिपेयर। एक बच्चा है जिसको क्या है, क्लेफ्ट लिप की समस्या है, क्लेफ्ट पैलेट की समस्या है, उसको हमने हॉस्पिटल में सर्जिकल रिपेयर के लिए एडमिट कर लिया है। प्लेस द नर्स पोस्ट ऑपरेटिव इंटरवेंशन इन ऑर्डर ऑफ द प्रायोरिटी। हमें कौन कौन से इंटरवेंशन है पोस्ट ऑपरेटिव में, हमें प्रायोरिटी फॉलो करनी है। पोस्ट ऑपरेटिव का मतलब है बच्चे की सर्जरी हो गई है, उसके बाद में हमें क्या क्या फॉलो करना है, स्टार्टिंग में क्या करना है। पहला है प्रिवेंटिंग वॉमिटिंग, मेंटेन पेटेंट एयरवे, असेस द इन्फेंट हियरिंग स्टेटस, मॉनिटरिंग द पेरेंटल फ्लूइड इन्फ्यूजन, टीचिंग द पेरेंट अल्टरनेट फीडिंग मेथड, कि कौन कौन से मेथड हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेटा समझने की कोशिश करना, बातों को अगर ढंग से सुनोगे आपका काम हो जाएगा। पहली चीज यहां पर हमें एबीसी मेंटेन करना है। सबसे पहले तो एयरवे, उसको सांस लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो तुम्हें लगता है कि फर्स्ट प्रायोरिटी पे तुम्हें क्या करना चाहिए, हमें एयरवे का मेंटेन कर लेना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है सर, यहां पर अगर बच्चे ने वॉमिटिंग की, सबसे सीरियस कॉम्प्लिकेशन होता है आफ्टर क्लेफ्ट पैलेट सर्जरी, क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट सर्जरी, क्योंकि देखो माउथ उसका बंद रहता है और माउथ उसका बंद रहेगा, सर्जरी हो रखी है, जो लिप है वगैरह अच्छे से खुलेगा नहीं, मुंह खुलेगा नहीं। अगर बच्चा वॉमिट करेगा तो वो बाहर पूरी वॉमिटिंग नहीं निकल पाएगी, और बाहर वॉमिटिंग नहीं निकल पाएगी तो इसके अंदर एस्पिरेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर बेटा ये बच्चा एस्पिरेट कर गया है वॉमिटिंग को, तो बच्चा यहां पर डेथ भी हो सकती है, एस्पिरेशनल निमोनिया और बच्चे की डेथ हो सकती है। इतनी सारी वॉमिटिंग जो है लंग्स में चली जाए, बच्चे के बचने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। तो सबसे पहले एयरवे को मेंटेन करो, और दूसरी चीज वॉमिटिंग को प्रिवेंट करना है। ठीक है, तो वॉमिटिंग नहीं होनी चाहिए बच्चे को। दूसरी चीज पोजीशन वगैरह, साइडलाइन वगैरह पोजीशन जो है इसमें मेंटेन करनी है, जिससे जो सिक्रीशंस वगैरह हैं वो निकलते रहें। तो ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो सेकंड प्रायोरिटी कुछ हो सकती है, तो आपको वॉमिटिंग को प्रिवेंट करना हो सकता है, क्योंकि यहां भी डेथ के चांसेस जो है बढ़ जाएंगे बच्चे के अंदर। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद में आता है हियरिंग स्टेटेड, उसके बाद में आता है आईवी फ्लूइड की बात कर रहा है, और तीसरे कर रहा है खाने की बातें। तो आप खुद सोचो, जिसकी सर्जरी हुई है उसे आईवी फ्लूइड पे लेना ज्यादा कंपलसरी है, देन हियरिंग स्टेटस वगैरह चेक करना, क्योंकि हियरिंग में इतना ज्यादा लफड़ा थोड़ी ना है। हियरिंग तो क्या है, हियरिंग से रिलेटेड कोई चीज हमने प्रोसीजर भी नहीं किया है, तो हियरिंग तो बाद की बातें हैं। ओटाइटिस मीडिया ये तो कॉम्प्लिकेशन बाद की बातें हैं। तो सबसे पहले हमें आईवी इन्फ्यूजन मेंटेन करना चाहिए, तो थर्ड प्रायोरिटी ये हो जाएगी हमारी। और उसके बाद में बच्चे को कैसे खाना पिलाना है वो भी हमें बताना है, तो वो हमारी फोर्थ प्रायोरिटी हो जाएगी। और हियरिंग तो दूसरा सिस्टम का है, दूसरा सिस्टम की बातें हैं, ये तो हम लास्ट में देखेंगे, सबसे लास्ट। तो हमारा सबसे लास्ट प्रायोरिटी जो होगी वो थर्ड नंबर की होगी। तो ये बात हमें समझ लेना चाहिए कि सबसे पहले हमें एबीसी मेंटेन करना है, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन को मेंटेन करना है। सेकंड हमें क्या करना है, यहां पर वॉमिटिंग को प्रिवेंट कर देना है। और थर्ड नंबर पर हमें आईवी इन्फ्यूजन को ले लेना है। और चौथे नंबर पर जो हमें लेना है, उनको बताना है उसके माँ बाप को कि किस तरीके से उन्हें फीडिंग करनी है। तो ये हमारा सीधा क्वेश्चन है। अगर थोड़ा सा भी आप दिमाग लगाते हो तो बहुत ईजिली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है बेटा क्वेश्चन नंबर 75। देखते हैं, एन इन्फेंट विद द हाइपरट्रॉपिक पाइलोरिक सिनोसिस। एक बच्चा है जिसको एचपीएस कंडीशन है, हाइपरट्रॉपिक पाइलोरिक सिनोसिस है। हमने कल पढ़ चुके हैं ये इस डिजीज को। इज एडमिटेड टू द पीडियाट्रिक यूनिट। ये बच्चा जो है पीडियाट्रिक यूनिट के अंदर एडमिट है। व्हाट डज द नर्स एक्सपेक्ट व्हेन पैल्पेटिंग द इन्फेंट एब्डोमेन। जब इस बच्चे के एब्डोमेन को आप पैल्पेट करोगे, इस बच्चे के एब्डोमेन को तुम चेक करोगे, तो इसमें तुम्हें क्या चीज देखने को मिलेगी, तो यहां पर एक मास देखने को मिलेगी, और लाइव शेप्ड मास देखने को मिलेगी। और हमने इसकी डायरेक्शन भी देखी थी कि ये हमारे राइट साइड में देखने को मिलती है। और हमने पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी देखे थे बेटा। यहां पर अगर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट दिखेंगे तुम्हें, तो भाई लेफ्ट टू राइट मूवमेंट देखने को मिलते हैं। ये भी हम बात कर चुके हैं।
तो यहां पर ए डिस्टेंडेड कोलन की बीमारी है ही नहीं है। मार्क्ड टेंडरनेस अराउंड द अम्लाइकस के चारों तरफ, ओलाइव शेप मास इन द राइट अपर क्वाड्रेंट, तो राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर हमें ओलाइव शेप की मास देखने को मिलेगी। बहुत सीधा क्वेश्चन है, सीधा सीधा पूछा हुआ है। रिदमिक पेरिस्टाल्टिक वेव इन द लोअर एब्डोमेन में नहीं सर, अपर एब्डोमेन में हमें देखने को मिलेगा। लेफ्ट टू राइट जो है ये वेव का मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो बढ़िया आंसर यहां पर बनता है। ओलाइव साइज जो मास है वो हमें देखने को मिलेगी राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर। ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी, कल भी डिस्कस किया था, राइट में देखने को मिलेगी, अपर क्लास में डिस्कस कर चुके हैं इस चीज को। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा ये आपसे ऐसे ही बन गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 76। A nurse is caring for infant with the tentative diagnosis of the hypertrophic pyloric stenosis। एक बच्चा है जिसके अंदर हो सकता है, सस्पेक्टेड है, टेंटेटिव है, अनुमानित है कि उस बच्चे के अंदर क्या हो सकता है, हाइपरट्रॉपिक पाइलोरिक सिनोसिस हो सकता है। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द नर्स टू असेस, इसमें क्या देखोगे? तो हमने बात करी थी कि बेटा जब कोई किसी बच्चे के अंदर पाइलोरिक स्टेनोसिस होता है तो वहां पर हमें क्या देखने को मिलता है, वहां पर हमें एक साइन देखने को मिलता है जो हमने पढ़ा था, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। ये हमने एक स्पेसिफिक फीचर पढ़ाए थे क्लास में, तुम्हें याद होगा सबको कि प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग के रिगार्डिंग हमने इसमें समस्या देखी थी। अब देखें तो इसमें क्या देखें, क्वालिटी ऑफ क्राई, क्या क्राई से संबंधित ये डिसऑर्डर है? जिससे संबंधित तो नहीं है सर। साइन ऑफ डिहाइड्रेशन, क्या डिहाइड्रेशन के साइन आ सकते हैं? हाँ सर, जब बच्चा वॉमिटिंग करे, बच्चा डायरिया करे तो उसके अंदर फ्लूइड का जो लेवल है वो इंबैलेंस होगा, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट का लेवल इंबैलेंस होगा। अगर वाटर का लेवल इंबैलेंस होता है तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, डिहाइड्रेशन कंडीशन। तो क्या इसमें डिहाइड्रेशन आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है सर। कफिंग अप द ऑफ फीडिंग, कफिंग अप खांसी खाना, खांसी की दिक्कत थोड़ी होती थी इसमें। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टूल, कि स्टूल के कैरेक्टरिस्टिक देखें तो ना तो हमें स्टूल से बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, वो कफिंग अप ऑफ फीडिंग है। बेटा कफिंग अप ऑफ फीडिंग का मतलब ये होता है जब कोई बच्चे के अंदर जो हमारे कफिंग कब करते हैं हम फीडिंग करते समय, जब कोई चीज हम खाना खाते खाते जब हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई चीज चले जाती है तब कफिंग करते हैं। तो ये कफिंग अप तो नहीं होगी, इसमें तो प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग आपको देखने को मिलेगी। और बच्चे के अंदर अगर प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग देखने को मिलेगी तो वहां पर हमें डिहाइड्रेशन के साइन सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। अगर एसिड बेस बैलेंस की बात करूं यहां पर, तो बच्चे के अंदर कौन सा एसिड बेस बैलेंस हो सकता है, जल्दी बताएं। तो यहां पर अगर एसिड बेस बैलेंस की बात की जाए तो देखो प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग हो रही है, कहां से हो रही है बेटा, तो वो हमारे स्टोमक से हो रही है। अगर स्टोमक से प्रोजेक्टाइल वॉमिट हो रही है मतलब हमारा स्टोमक के कंटेंट जो है बाहर जा रहे हैं और स्टोमक में एसिड होता है, और अगर बॉडी से एसिड बाहर चला जाएगा तो यहां पर हमें जो देखने को मिलेगा वो एल्कलोसिस कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। तो ऐसे बच्चे के अंदर एल्कलोसिस होगा। जबकि अगर मैं बात करूं बेटा, अगर किसी बच्चे के अंदर डायरिया कंडीशन होती है तो उससे क्या कंडीशन डेवलप होती है, तो जब किसी बच्चे के अंदर डायरिया होता है तो उस बच्चे के अंदर क्या हो जाता है, एसिडोसिस हो जाता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलता है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 77। सर्जरी टू करेक्ट हाइपरट्रॉपिक पाइलोरिक सिनोसिस, एक सर्जरी कर रहे हैं और सर्जरी का नाम क्या होता है, पाइलोरोमायोटोमी होता है। इज परफॉर्म्ड ऑन ए 3 वीक ओल्ड इन्फेंट हु हैज हैड बीन फॉर्मूला फीड, जो बच्चा जो है उसे हम दूध नहीं दे रहे हैं, फॉर्मूला फीड का मतलब ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा रहे हैं, बाहर से फॉर्मूला फीड करा रहे हैं उस बच्चे को। विच पोस्ट ऑपरेटिव फीडिंग ऑर्डर इज एप्रोप्रिएट, इनमें से कौन सा ऑर्डर है जो कि सही है जब हमने सर्जरी कर दी है उसके बाद में, ठीक है। तो थिकंड फॉर्मूला 24 आवर आफ्टर सर्जरी, कि हमें थिकंड फॉर्मूला देना चाहिए, गाढ़ा फॉर्मूला देना चाहिए सर्जरी के 24 घंटे बाद में, 24 घंटे के पहले नहीं देना है। तो ये तो सरासर गलत है भाई, समझ रहे हो मेरी बात? क्यों गलत है सर, क्यों गलत है, समझे बात को। थिकंड फॉर्मूला की कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट होती नहीं है यहां पर कि आपको थिकंड फॉर्मूला देना पड़े, ठीक है। और आफ्टर अगर बात करूं आफ्टर 24 आवर तो ये भी गलत हो जाता है, क्योंकि आफ्टर 24 आवर तक वेट नहीं करना होता है। नॉर्मली अगर लोकल में सर्जरी होती है तो हम 3 to 4 आवर्स में दे देते हैं, और अगर बच्चे के अंदर जो है अगर जनरल एनेस्थेसिया के अंदर हमने सर्जरी की होती है बेटा, तो जनरल एनेस्थेसिया के अंदर सर्जरी की है, 1 मिनट रुके, और अगर हमने जनरल एनेस्थेसिया के अंदर सर्जरी की है तो जनरल एनेस्थेसिया के अंदर हम जब सर्जरी करते हैं तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी जनरल एनेस्थेसिया के अंदर सर्जरी की जाती है तो लगभग उसके जो रिटर्न हो जाते हैं रिफ्लेक्सेस वो नॉर्मली 6 से 8 घंटे के अंदर, तो 6 से 8 घंटे तक ही बच्चे को एनपीओ रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि बहुत लंबे समय तक हमें एनपीओ रखने की जरूरत पड़ती है। तो नॉर्मली हमें बेथिन जो है 6 से 8 घंटे के बाद में जसली हम क्या दे सकते हैं, बच्चे को फीडिंग दे सकते हैं। यहां पर बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं करवाना है, यहां पर बच्चे को क्या देना है, फॉर्मूला फीडिंग करवानी है। अरे क्लियर है ये बात?
तो सबको क्लियर होनी चाहिए ये बात। तो आफ्टर 24 आवर लिखा है सर्जरी के, क्या बच्चे को 24 आवर तक हम भूखा रखेंगे, क्या हंगर रखेंगे बच्चे को? नहीं सर। अरे क्लियर है, तो ये हम आंसर नहीं होगा। दूसरा, विदहोल्डिंग फीडिंग फॉर द फर्स्ट 24 आवर, ये भी यही कह रहा है कि पहले 24 आवर के अंदर जो है कुछ भी बच्चे को नहीं देंगे, विदहोल्ड कर देंगे फीडिंग, तो ये भी गलत है कि 24 आवर तक थोड़ी करते हैं। रेगुलर फॉर्मूला फीडिंग विद इन 24 आवर आफ्टर सर्जरी, कि सर्जरी के 24 घंटे के अंदर अंदर जो रेगुलर फॉर्मूला फीडिंग है वो बच्चे को प्रोवाइड कराएंगे, मतलब विद इन 24 आवर बच्चे को कुछ फीडिंग दे देंगे। या फिर एडिशनल ग्लूकोज फीडिंग हैज डिजायर्ड आफ्टर फर्स्ट 24 आवर, कि एडिशनल ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होगी। भाई ऐसा नहीं होता है कि सर्जरी के बाद में आपको स्पेशल ज्यादा ग्लूकोज की जरूरत होती है, तो ये तो गलत है। तो रेगुलर जो फॉर्मूला है, जो बच्चे को पहले रेगुलर चल रहा था, जो हम फॉर्मूला फीड करा रहे थे बच्चे को, वही हम विद इन 24 आवर दे देंगे सर्जरी के। तो बढ़िया आंसर आपका निकल के आता है, आंसर नंबर 3। इस क्वेश्चन को गलत करने के चांसेस जो हैं ज्यादा हैं बेटा, तो इसको गलत नहीं करना है, इसको समझना है अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं मैं, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 78 क्या कहता है? करेक्टिव सर्जरी फॉर हाइपरट्रॉपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। एक बच्चा है जिसको कंडीशन क्या डेवलप हुई है? हाइपरट्रॉपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस की कंडीशन डेवलप हुई है और इज कंप्लीटेड। इसकी करेक्टिव सर्जरी जो है हमने परफॉर्म कर दी है। सर्जरी परफॉर्म होने के बाद में एंड द इन्फेंट इज रिटर्न टू द पीडियाट्रिक यूनिट। जब बच्चा जो है सर्जरी के बाद में कहां रिटर्न हुआ है? पीडियाट्रिक यूनिट के अंदर आ चुका है विथ एन आईवी इन्फ्यूजन इन प्लेस। वहां पर उस बच्चे को आईवी इन्फ्यूजन चल रहा है। व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन? वहां पर अगर मैं बात करूं, हमारा प्रायोरिटी एक्शन क्या होगा? अप्लाई एडिक्वेट रिस्ट्रेंट। अब बेटा यहां पर रिस्ट्रेंट देने की जरूरत इसलिए नहीं है कि रिस्ट्रेंट तब अप्लाई किया जाता है जब बच्चा इरिटेट होता है, क्राई कर रहा होता है, या बच्चे को ऐसी कोई समस्या है जिससे वो इरिटेटनेस आए, जैसे कोई नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है या बच्चे के अंदर सीजर जैसी प्रॉब्लम है। यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा, हाइपरट्रॉपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस के साथ में सर्जरी के साथ में बच्चा है तो उसे कुछ सेडेटिव वगैरह होगा, वैसे भी बच्चा क्या होगा, जो है आराम से लेटा होगा। दूसरी, यहां पर कोई भी ऐसी जरूरत नहीं है कि वहां पर रिस्ट्रेंट वगैरह अप्लाई करने की जरूरत पड़े, कोई स्पेशल जो है वो इंडिकेशन नहीं होते। एडमिशन माइल्ड सेडेटिव वगैरह बच्चे को नहीं देने हैं भाई। ऐसा थोड़ी है कि बच्चे का आईवी लाइन वगैरह को सिक्योर करने के लिए सेडेटिव दें, ये भी नहीं देते। असेस द आईवी साइट फॉर इन्फिल्ट्रेशन, कि बच्चे की आईवी साइट को इन्फिल्ट्रेशन के लिए चेक करें। भाई आईवी थेरेपी चल रही है तो आईवी के कॉम्प्लिकेशन ही देखेंगे, देख सकते हैं क्या? हाँ देख सकते हैं। इन्फिल्ट्रेशन के लिए देख सकते हैं, हीमोटोमा के लिए देख सकते हैं, फ्लेवाइटिस के लिए देख सकते हैं, ठीक है, थ्रोम्बोफ्लेवाइटिस थ्रोम्बस के लिए देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें कॉम्प्लिकेशन देख सकते हैं बिल्कुल आईवी थेरेपी पे बच्चा। तो हम आईवी थेरेपी के कॉम्प्लिकेशन देख सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल देख सकते हैं। अटैच द नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब टू बाल सक्शन, कि बाल सक्शन के अंदर जो है इसको नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब को जो है हम अटैच कर दें। मैंने बताया है आपको, जब एनजी ट्यूब पढ़ाई है तो मैंने क्या बताया है? मैंने एक सिंपल सी चीज बताई है तुम्हें कि बेटा जब भी हमें कोई भी गैस्ट्रिक सर्जरी परफॉर्म करें तो हमें एनजी ट्यूब लगा देते हैं कई बार, बट एनजी ट्यूब का सक्शन कभी नहीं करते हैं जब तक हमें प्रिस्क्रिप्शन ना मिले। विदाउट प्रिस्क्रिप्शन कभी भी बच्चे के अंदर एनजी ट्यूब की सक्शनिंग नहीं की जाती है। और मैं तो कह रहा हूं कि जहां कहीं भी सर्जरी होती है वहां पर हमें सक्शन करना ही नहीं होता है। क्यों नहीं करना होता है? क्योंकि जब तुम सक्शन करोगे तो सक्शन करने की वजह से जो सूचर साइट होती है, सूचर साइट पे प्रेशर आएगा, और सूचर साइट पे बेटा प्रेशर आने की वजह से वो सूचर जो है ओपन हो जाएगा। सूचर का क्या हो जाएगा? रप्चर हो जाएगा। जो आपने सूचरिंग की है वो उसका एक कॉम्प्लिकेशन है, वुंड का डेहिसेंस आपको देखने को मिलेगा। तो ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। इसलिए हम यहां पर अगर देख रहे होंगे तो वहां पर आईवी लाइन जो है, आईवी थेरेपी जो है उसके कॉम्प्लिकेशन देख रहे होंगे, क्योंकि उसने स्पेशल लिख के दिया है हमें कि उस बच्चे को आईवी इन्फ्यूजन चल रहा है। तो यहां पर हाइपरट्रॉपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस से हमें क्वेश्चन नहीं पूछा है, यहां हमें आईवी इन्फ्यूजन से क्वेश्चन पूछ लिया है, घुमा के पूछा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका 78 नंबर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा वो आता है क्वेश्चन नंबर 79। देखते हैं 79 क्या कहता है। एन इन्फेंट हेड करेक्टिव सर्जरी फॉर हाइपरट्रॉपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। एक बच्चा है, एक छोटे बच्चे की सर्जरी हुई है, और किसकी सर्जरी हुई है बेटा? हाइपरट्रॉपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस की सर्जरी हुई है, एचपीएस सर्जरी हुई है। व्हाट शुड द नर्स टीच ए पेरेंट्स टू डू इमीडिएटली आफ्टर ए फीडिंग टू लिमिट द वॉमिटिंग? बेटा उसके अंदर हमें क्या करना चाहिए, कैसे समझाएंगे उसके माँ बाप को, उसके पेरेंट्स को क्या समझाएंगे जिसकी वजह से इमीडिएटली आफ्टर फीडिंग, कि बच्चा जो है फीडिंग के बाद में, जस्ट फीडिंग के बाद में, जैसे ही बच्चे को फीडिंग कराएं उसके बाद में उसकी जो वॉमिटिंग को रोक सकें। देखो क्या क्वेश्चन पूछा है। एक बच्चा है जिसके अंदर सर्जरी हुई है, किसकी सर्जरी हुई है? हाइपरट्रॉपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस की सर्जरी होने के बाद में उसके माँ बाप को क्या समझाना है कि भैया वो जो है उसके अंदर फीडिंग के जस्ट बाद में वॉमिटिंग ना हो। इसके लिए तुम क्या कर सकते हो? रॉक द इन्फेंट, कि बच्चे को हिलाना है, रॉक करना है,
रॉकिंग नहीं करनी है बच्चे की। प्लेस द इन्फेंट इन इन्फेंट सीट, कि बच्चे को बिठा देना है, इन्फेंट सीट के अंदर बिठा दें। तो बिठाओगे, अपराइट पोजीशन दोगे तो वॉमिटिंग के चांसेस कभी भी फीडिंग के बाद में कम हो जाते हैं। बहुत बढ़िया। प्लेस द इन्फेंट फ्लैट, फ्लैट ऑन राइट साइड, राइट साइड में अगर फ्लैट में सुलाओगे बच्चे को तो बेटा फ्लैट नहीं सुलाना है बच्चे को, ठीक है। दूसरा, कीप इन्फेंट अवेक विद सेंसरी स्टिमुलेशन, के सेंसरी स्टिमुलेशन दे रहे। वॉमिटिंग रोकने के लिए खाना खाने के बाद में हमें अपराइट पोजीशन में होना चाहिए, सिटिंग पोजीशन के अंदर होना चाहिए। ये हमें क्या करना होता है, ध्यान रखना होता है। तो बच्चे को इन्फेंट सीट के अंदर बिठाएंगे, प्लेस करेंगे। तो बढ़िया आंसर यहां पर आंसर नंबर 2 हो सकता है। और आज का लास्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 80। मैं आपसे उम्मीद करूंगा आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, जिससे बेटा अगर हमें इस चीज़ से ही मोटिवेशन मिलता है कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करते हैं, तो हम आपके लिए लगातार वीडियो लेके आते रहेंगे। और कमेंट भी करते रहें क्वेश्चनों के। क्वेश्चन नंबर 80, ए न्यूबॉर्न विथ एन एनोरेक्टल एनोमली, एक बच्चा है जिसको क्या दिक्कत है, एनो और रेक्टम, एनस और रेक्टम के अंदर दिक्कत है, एनोमली है, हेड एनोप्लास्टी, इसलिए वहां पर उसकी रिपेयरिंग की गई है, एनस की रिपेयरिंग की गई है। परफॉर्म एट द 2 वीक फॉलो अप विजिट, अब 2 वीक के बाद में फॉलो अप विजिट के लिए बच्चा आया है। आफ्टर 2 वीक, सर्जरी के 2 वीक बाद में बच्चा आया है, किसके लिए, फॉलो अप के लिए आया है। ए सीरीज ऑफ एनल डायलेशन आर बिगिन, अब हम इसके एनस को जो है डायलेट करने की प्रोसेस जो है चल रही है। व्हाट शुड द नर्स रिकमेंडेड टू पेरेंट टू हेल्प पेरेंट द इन्फेंट फ्रॉम बिकमिंग द कॉन्स्टिपेशन, मतलब क्या है कि हम उसके घर वालों को कैसे समझा सकते हैं, उसकी कैसे हेल्प कर सकते हैं कि बच्चे के अंदर क्या डेवलप ना हो, कॉन्स्टिपेशन डेवलप ना हो। यूज ए 100 फॉर्मूला, क्या 100 फॉर्मूला से बच्चे को कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। ब्रेस्ट फीडेड इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो तो बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराएं। एडमिनिस्टर ए सुपोजिटरी नाइटली, कि बच्चे को जो है सुपोजिटरी लगाएं नाइट में, या ऑफर ग्लूकोज वाटर बिटवीन द फीडिंग। बेटा अगर बच्चे के अंदर, छोटे बच्चे के अंदर कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया है, या किसी भी तरह की बीमारी को कम करने के जो चांसेस हम कर सकते हैं, उसके लिए सबसे बढ़िया जो चीज होती है वो ब्रेस्ट फीडिंग है। अगर तुम बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा सकते हो तो बहुत बढ़िया बात है। ब्रेस्ट फीडिंग जो है सभी के लिए रामबाण इलाज होता है, उसके अंदर सब तरह की बीमारियों को बचाने से बढ़िया है उसे बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराएं। तो ब्रेस्ट फीडिंग अगर पॉसिबल है तो हम बच्चे को क्या करवाएंगे, ब्रेस्ट फीड कराने की सलाह देंगे उसके घर वालों को। तो बढ़िया आंसर यहां पर हो सकता है बेटा ब्रेस्ट फीडेड इफ पॉसिबल। तो बढ़िया आंसर आपका आंसर नंबर 2 है। तो आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।